एक परफेक्ट लीडर बनाने के लिए क्या चाहिए? मतलब एक ऐसा शासक जो सिर्फ ताकतवर ही ना हो बल्कि समझदार और इंसाफ पसंद भी हो। आज से करीब 2400 साल पहले महान दार्शनिक प्लेटो ने इस सवाल का एक बहुत ही धांधड़ जवाब दिया था। तो आज हम प्लेटो की शिक्षा की उसी कमाल की दुनिया में चलते हैं जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, एक फिलॉसफर किंग यानी दार्शनिक राजा को तैयार करना। देखिए, प्लेटो के लिए ना प्रॉब्लम की जड़ बिल्कुल साफ थी। एक अज्ञानी शासक और उसके पीछे पीछे बर्बादी की तरफ बढ़ता एक राज्य। उनका मानना था कि समाज की सारी बुराइयों का सोर्स यही है। इसीलिए उनका जो ये एजुकेशन का सिद्धांत है ना, वो कोई मामूली सिलेबस नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक बीमारी का मानसिक इलाज है। मतलब राज्य को ठीक करने से पहले शासक के दिमाग को ठीक करना होगा। तो सबसे पहला और जरूरी सिद्धांत, शासक का अज्ञान, राज्य का पतन। प्लेटो का मानना था कि राजनीति की जो समस्या है वो असल में शिक्षा की समस्या है। अगर शासक को ही ज्ञान नहीं होगा तो राज्य का गिरना तो तय है। तो सवाल ये था कि इस अज्ञान को दूर कैसे किया जाए, और इसका जवाब प्लेटो ने अपने आसपास की दुनिया से ही निकाला। तो फिर प्लेटो का सॉल्यूशन क्या था? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कुछ एकदम नया बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने एक संगम, एक मिक्सचर तैयार किया। उन्होंने अपने समय के दो सबसे बड़े दुश्मन शहर राज्य एथेंस और स्पार्टा को देखा और सोचा, क्या हो अगर हम दोनों की सबसे अच्छी बातों को मिला दें। और ये जो मिक्सचर था ना, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन था। सोचिए, एक तरफ था स्पार्टा जो अपने जबरदस्त मिलिट्री अनुशासन के लिए जाना जाता था, और दूसरी तरफ था एथेंस जो आर्ट, फिलॉसफी और इंटेलेक्चुअल आज़ादी का सेंटर था। प्लेटो ने इन दोनों को मिला दिया ताकि ऐसे लीडर बन सकें जो बॉडी से एक योद्धा हो और दिमाग से एक स्कॉलर, मतलब एक ही इंसान में दोनों खूबियां। तो ये आइडियल शासक बनेगा कैसे? प्लेटो का जवाब एक बहुत ही गहरी और लंबी चौड़ी योजना थी। ये कोई 2-4 साल की ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि ये जन्म से लेकर 50 साल की उम्र तक चलने वाली एक महागाथा थी। एक ऐसी यात्रा जिसके हर पड़ाव को बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया था। तो ये है प्लेटो की शिक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट। इसे आप एक तरह से ज्ञान की सीढ़ी समझ सकते हैं। ये एक कैंडिडेट की पूरी जिंदगी का रोड मैप था, जो बचपन की बेसिक पढ़ाई से शुरू होता था और आखिर में जाकर शासन की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचता था। चलिए एक एक करके इसके हर स्टेप को समझते हैं। तो ये सफर शुरू होता है जन्म से, और पहले 18 साल पूरा फोकस होता है शरीर और आत्मा के बीच एक बैलेंस बनाने पर। आत्मा को संवारने के लिए संगीत और शरीर को ताकतवर बनाने के लिए एक्सरसाइज। लेकिन यहां एक ट्विस्ट था। प्लेटो का मानना था कि आर्ट और लिटरेचर पर कड़ी सेंसरशिप होनी चाहिए ताकि नौजवानों के दिमाग पर कोई गलत असर न पड़े। इसके बाद आता है पहला बड़ा टेस्ट, 2 साल की कंपल्सरी और बहुत ही सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग। ये सिर्फ जंग लड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि हिम्मत, सेल्फ कंट्रोल और अनुशासन सिखाने के लिए थी। और जो लोग इस मुश्किल ट्रेनिंग में फेल हो जाते थे, उन्हें समाज के प्रोड्यूसर क्लास यानी किसान और कारीगरों की कैटेगरी में डाल दिया जाता था। अब जो मिलिट्री ट्रेनिंग पार कर गए, उनके लिए सफर और भी मुश्किल होने वाला था। अगले 10 साल तक चलती थी दिमाग की कठिन कसरत। यहां मेन फोकस था मैथ्स और लॉजिक पर। प्लेटो का मानना था कि ये सब्जेक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त सोच को डेवलप करते हैं। उनकी एकेडमी के गेट पर क्या लिखा था पता है? जिसे ज्योमेट्री नहीं आती वो अंदर ना आए। 30 साल की उम्र में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, द ग्रेट एग्जाम। ये एक बहुत बड़े फिल्टर की तरह था जो समाज को उनकी दिमागी और नैतिक काबिलियत के आधार पर बांट देता था। जो इसमें फेल होते वो असिस्टेंट या मिलिट्री ऑफिसर बनते, और जो पास हो गए वो पहुंचते थे पढ़ाई के सबसे ऊंचे लेवल पर। अगले 5 साल वे डायलेक्टिक्स यानी द्वंद्वात्मकता की पढ़ाई करते थे। ये असल में तर्क और बहस करने की कला थी, जिसका मकसद था इस दुनिया से परे जाकर सच्चाई, न्याय और खूबसूरती के असली मतलब को समझना। इसी को प्लेटो ने फॉर्म ऑफ द गुड कहा था। पर क्या सिर्फ किताबी ज्ञान काफी है? नहीं। 35 साल की उम्र में इन चुने हुए दार्शनिकों को गुफा में वापस भेजा जाता था। मतलब अगले 15 साल वो असली दुनिया में काम करते, जिंदगी की मुश्किलों का सामना करते और अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल कसौटी पर परखते। और जो इस 15 साल की अग्नि परीक्षा में भी खरे उतरे, वही 50 साल की उम्र में जाकर बनते थे फिलॉसफर किंग। तो ये थी वो 50 साल की लंबी कठिन यात्रा। लेकिन बात सिर्फ इस लंबे समय की नहीं है। इस पूरे सिस्टम में कुछ आइडियाज ऐसे थे जो अपने समय से सदियों आगे थे, सच में रेवोल्यूशनरी थे। चलिए देखते हैं वो क्या थे। प्लेटो के इस प्लान में कुछ बातें ऐसी थीं
जो आज भी बहुत प्रोग्रेसिव लगती हैं। पहली, एजुकेशन पर कंट्रोल स्टेट का होगा, किसी प्राइवेट संस्था का नहीं। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात थी जब पढ़ाई लिखाई परिवारों की जिम्मेदारी होती थी। और दूसरा, और शायद सबसे बड़ा आइडिया, औरतों को भी मर्दों के बराबर पढ़ाई और राज करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन जैसा कि हर बड़े आइडिया के साथ होता है, प्लेटो के इस शानदार विजन की भी जबरदस्त आलोचना हुई। कई विचारकों ने इसमें बहुत सी कमियां निकाली। ये जो टूटा हुआ पिलर है ना, ये बिल्कुल सही कहानी बताता है। प्लेटो का सिस्टम दिखने में जितना शानदार था, उतना ही कह सकते हैं कि नाजुक भी था, और इसकी कई कमजोरियों पर सवाल उठाए गए। तो क्या क्या कमियां निकाली गईं? सबसे पहली बात, भाई ये तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। 50 साल तक कौन पढ़ेगा? दूसरा, ये सिस्टम बहुत एलिटिस्ट है, क्योंकि ये समाज के सबसे बड़े हिस्से यानी प्रोड्यूसर क्लास को तो पढ़ाई से दूर ही रखता है। तीसरा, आर्ट पर जो सेंसरशिप है वो तो क्रिएटिविटी का गला घोंट देती है। और आखिर में ये कि मैथ्स पर इतना ज्यादा जोर है कि लिटरेचर और आर्ट जैसे जरूरी सब्जेक्ट्स नजरअंदाज हो जाते हैं। तो इतनी सारी आलोचनाओं के बाद सवाल उठता है, क्या प्लेटो आज भी प्रासंगिक हैं? क्या उनके इस पुराने आइडिया की आज कोई कीमत है? बेंजामिन जोवेट का ये कोट बहुत कुछ कहता है। हाँ, प्लेटो के सिस्टम में कमियां थी, बिल्कुल थीं, लेकिन उनके आइडिया का जो कोर था कि किसी भी देश की नींव उसके लोगों का कैरेक्टर होता है, वो आज भी उतना ही सच है। उनका मकसद सिर्फ लोगों को पढ़ा लिखा बनाना नहीं, बल्कि उनका चरित्र बनाना था। और यहीं पर आके ये चर्चा एक आखिरी सवाल पर रुकती है। सोचिए, अगर आज हमें अपने लीडर्स के लिए एक परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम बनाना हो, तो प्लेटो के इस 2400 साल पुराने ब्लूप्रिंट से हम क्या लेंगे और क्या छोड़ देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना